प्रेजेंटेशन क्या है, क्या क्या चीज़ करना होता है वो हमने देख लिया। अब हम जरा देखते हैं कि प्रेजेंटेशन करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम ये अलग अलग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन करने में जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो होता है वन ऑन वन का, यानी कि एक आप और एक मैं। आप जिसके सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, एक बंदा तो वो हो गया और दूसरे आप हो गए, यानी ये दो लोग होते हैं। अब इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द डे वन। जी हाँ, आज जब इस मीटिंग की शुरुआत हुई, योगेश ने ओपन किया और उसके बाद जब जीएन संघ साहब ने जब बताया कि सीखने की शुरुआत कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, तुहिन सर ने कहा कि जो आदमी सीख रहा है, जो अपनी टीम को इनवाइट कर रहा है, जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे उतनी ज्यादा सीखेंगे, और उतनी ज्यादा सीखेंगे तो उतनी ज्यादा उनकी टीम का ग्रोथ होगा। यानी कि आपके सीखने की शुरुआत पहले दिन से ही होनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करेंगे, जैसे प्लान में भी होता है कि कुछ दिनों के बाद लोगों को लगने लगता है यार सेम प्लान है, सेम बातें हैं, कितनी बार सुनो, इतने दिन से तो सुनते आ रहा हूँ। दोस्तों, प्लान भले ही सेम हो, बट आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि उसको प्रेजेंट करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, और सबके सेम बात कहने का अंदाजे बयां कुछ और होता है। यानी जब लोग बोलते हैं ना, तो आप देखने देखा होगा कि हर किसी का एक फोकस का तरीका अलग होता है। तो वो सीखिए। आप सिर्फ प्लान रटने के लिए नहीं आए हैं, आप अल्टीमेटली आपको प्लान प्रेजेंट करना है। तो जिसके अंदर से जो चीज अच्छी लगती है वहां से पिक कीजिए। मैंने एक बार चिराग सर को कहते हुए सुना था कि मैं बस सबसे जो भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनसे वो चीजें वहां से चोरी करता हूँ। बिल्कुल चोरी कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। जितने अच्छे लीडर्स हैं, जिनकी कोई बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो जो बोलने का उनका अंदाज होता है, उस अंदाज को आप कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको अब तक पता चल गया हो कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैं अपने क्लास में खुलेआम बोलता हूँ कि मेरे जो इस पढ़ाने का, जो मैं क्यों टीचिंग प्रोफेशन में आया, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल मेरे प्रोफेसर का जाता है, जो मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे पढ़ाया करते थे। तो ही वॉज माई रोल मॉडल। उनके बोलने का अंदाज, उनके क्लास को अटेंड करने का तरीका, जिस तरीके से बात करते थे, मतलब आई वॉज डाई हार्ट फैन ऑफ हिज। तो वहां से मुझे और बहुत सारी चीजें मैंने उनकी कॉपी की है। तो एक मजे की बात बीच में मैं ऐड करता चलूं कि एक बार ऐसी ही बात हुई कि वो सारी बातें वो मुझे पढ़ाए, फिर मैं पास आउट हुआ, फिर मैं जॉब करना शुरू किया, फिर बाद में वापस मैं टीचिंग में आ गया, कॉलेज में फिर मैं पढ़ाना शुरू किया। तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाया और जिन बच्चों को पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को मैंने पढ़ाया था, वो बच्चे जब जॉब में गए, तो जॉब में जाने के बाद हुआ क्या कि इट वॉज अ कोइंसिडेंस कि मेरे जो फैकल्टी, जो मेरे जो प्रोफेसर थे, जो मुझे पढ़ाए थे, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर ट्रेनर बन के गए हुए थे। वो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ट्रेनिंग जब दे रहे थे वहाँ पर, तो मेरी पढ़ाई हुई एक स्टूडेंट, एक लड़की वहाँ पर थी, जो वहाँ पर उस ट्रेनिंग सेशन में वहाँ पर शामिल थी। तो पूरा जब ट्रेनिंग जब होने लगा, पूरा देखते रहिए, जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक के दौरान वो वहाँ गई और जा करके बोली कि सर, पता है आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, आपका ये पूरा स्टाइल मैच करता है, हमारे एक टीचर थे राहुल शुक्ला सर, उनसे मैच करता है। एंड शी गॉट सो मच एक्साइटेड कि जब वो बताई कि सर ऐसा ऐसा है, और उन्होंने बताया कि हाँ वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है, मतलब मैं, मेरे लिए, कि हाँ वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है, मैंने उसको वहाँ से पढ़ाया है। तो शी गॉट सो मच एक्साइटेड, शी कॉल मी इमीडिएटली, बोला कि सर पता है यहाँ पर आपके सर आए हुए हैं जिन्होंने आपको। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने सर को प्रणाम किया, उनसे बातें हुई मेरी। और फिर बाद में उसने फोन किया और बताया, उसने क्या कहा कि सर पता है, जो अनुतोष सर थे, मतलब हमारे प्रोफेसर, वो बिल्कुल आपके स्टाइल में पढ़ा रहे थे। मैंने कहा बेवकूफ लड़की, वो मेरे स्टाइल में नहीं पढ़ा रहे थे, मैं उनके स्टाइल में पढ़ाता हूँ। मतलब कि मैं कहीं ना कहीं ये स्टाइल मैंने कॉपी की है उनसे। तो अच्छा लगता है जब लोगों का फीडबैक आता है, जब लोग बोलते हैं कि सर आपका समझाने का तरीका अच्छा है, आप बढ़िया बताते हैं। तो मैं जितनी बार ये सब बातें सुनता हूँ, उतनी बार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अपने प्रोफेसर को धन्यवाद देता हूँ, और दिल से ही मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि सर आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने बोल सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि सर सीखने की उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखते रहिए, जितना मौका मिले सीखते रहिए, सीखते रहिए। डोंट वेट फॉर परफेक्शन, इट कम्स विथ टाइम। परफेक्शन का अगर आप इंतजार करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, ये समय के साथ आएगा, शुरू में बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप सबने सुना होगा कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। यानी आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आप और बहुत अच्छा और अच्छा होते जाएंगे। इट्स मोर अबाउट एक्सलेंस देन परफेक्शन। इस पे जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि परफेक्शन, पूरा पूरा परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं होता है। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, कहावत है, टू अर्र इज द ह्यूमन,
तो एरर इज द ह्यूमन का मतलब है कि गलती करना इंसानों की फितरत है। हम इंसान हैं, गलतियां हमसे होंगी ही होंगी। आप मशीन नहीं है जो एक बार प्रोग्राम फिट कर दिया गया और आपका बिल्कुल परफेक्ट होता जा रहा है। गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आज भी होती हैं, पहले भी होती थी, शायद फ्यूचर में भी होंगी। लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि हम तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक कि हम परफेक्ट ना हो जाएं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको बस प्रयास करते रहना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। आपको ये कोशिश करनी है कि जो आपका प्रेजेंटेशन हो वो पिछले वाले से बेहतर हो, पिछली बार जो आपने दिया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से हो, इसका आपको पूरा ख्याल रखना है। तो एक्सेलेंस पे आप ध्यान दीजिए, परफेक्शन पे नहीं। नेक्स्ट इज अबाउट दिस हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, और कुछ फायदा हो ना हो बट आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ काफी अच्छा खासा होता है। आप जितनी बार ये करते हैं उतनी बार इसमें आपका फायदा होता है। ये मैं जो कर रहा हूँ, जो पूरे वीक अपना टाइम निकालता हूँ, पूरे वीक हम लोग टीम के साथ मिलकर के जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं हम लोग, और मैं इसका मुझे इंतजार रहता है कि कब ये दिन आए और मैं प्रेजेंटेशन दूं आपके सामने। क्या मिल रहा है मुझे? कुछ तो नहीं। मुझे जो मिल रहा है मैं बता देता हूँ। मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि मैं सिर्फ अपने टीम के लिए नहीं बल्कि इस पूरे नेक्स्ट मनी परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरी टीम से हैं या नहीं है, मेरे लिए यही बहुत है कि आप नेक्स्ट मनी परिवार से हैं। और मैं खुले दिल से आपका स्वागत करता हूँ आपकी सहायता के लिए, और यही कारण है कि मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपके सामने। तो कहीं ना कहीं से मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। कल को हो सकता है आज मैं 100 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, कल 1000 लोगों के सामने आऊँ, कल बड़े से स्टेज पर आऊँ। बस ये तो उसकी तैयारी चल रही है। एक बहुत ही मजेदार बात जो मैंने यहाँ पे डाली है कि दोस्तों कितनी बार हमारे मन में डर लगा रहता है, पता नहीं कहीं कुछ गलत हो जाए तो, पता नहीं कुछ वैसी बात हो जाए तो। अरे भाई, फोन पे आप बात कर रहे हैं, फोन से निकल के कोई आपको थप्पड़ थोड़े ही मारेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, इस बार गलती हुई, अगली बार ठीक होगा। फोन से निकल करके कोई आपको थप्पड़ नहीं मारने वाला है। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, अपने तरफ से बस आप कोशिश करते रहिए। दूसरा जो होता है वो होता है 2 on 1। 2 on 1 का मतलब क्या हुआ कि 2 लोग और 1 लोग। अब ये 2 लोग कौन कौन है? एक आप, एक आपकी अपलाइन, और तीसरे जो होते हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको की प्रेजेंटेशन देना होता है। अब यहाँ पे एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन, बिकॉज आपका अपलाइन समय निकाल करके आपके साथ अगर जा रहा है या फिर आपको समय दे रहा है, उसका समय बहुत कीमती है। आपको ये नहीं कहना है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कि हाँ जी आप जब बोलिए, मैं अपने अपलाइन से बस मैं अपने अपलाइन को बुला देता हूँ, वो आएंगे प्रेजेंटेशन दे देंगे। अरे भाई साहब, आप जब बोलिए का मतलब क्या है? क्या हमेशा आपके अपलाइन ऐसे ही फ्री बैठे हुए हैं कि आप जब बुला देंगे वो चले आएंगे? बिल्कुल नहीं। रेदर आप अपने डाउनलाइन को बोलिए, जिसको लव लाइन लोग बोलते हैं, आप उनको ये बोलिए कि सर आप बताइए कब आपके पास टाइम है, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा अपने अपलाइन से कि वो किस टाइम में अवेलेबल हैं। और फिर आप दोनों के बीच में जो कॉमन टाइम होगा जिसमें वो भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप भी अवेलेबल हैं, उस टाइम में मैं उनसे मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ आप जब बोलिए मैं उनसे बात करा देता हूँ। क्यों? ऐसे वेल्ले नहीं बैठे हुए हो कि आप जब मन तब बात करा देंगे। सो अपने अपलाइन को हमेशा आप इस तरीके से दिखाइए सामने वाला कितना वैल्यूबल है। बिकॉज आप जब रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे ना अपने अपलाइन को, तो सामने वाला सुनेगा, वही बोलेगा अच्छा हाँ इतने इंपॉर्टेंट आदमी से मेरी बात होने वाली है, अरे यार फिर तो जरूर कोई काम की बात है, जरूर कुछ मुद्दे की बात होगी, चलो ठीक है हम चलते हैं सुनते हैं। अगर आप ये बोल देंगे हाँ जी जब बोलो तब मैं बुला देता हूँ, उसको लगा अरे यार क्या करना है, चलो ठीक है आज रहने देते हैं, बता देंगे, इसमें क्या जाता है। तो अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट कीजिए और सामने अपने डाउनलाइन के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनको प्रेजेंट कीजिए। अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी अब प्रेजेंटेशन हो गया, जब भी आपके अपलाइन आ गए, उन्होंने सब कुछ बता दिया कर दिया, उनका काम था सिर्फ प्रेजेंटेशन आपके प्रोस्पेक्ट के सामने रखना, फॉलो अप करना आपका काम है। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है उसके बाद उनसे बातें करना, उनके डाउट्स अगर कुछ होते हैं उसको क्लियर करना और इमीडिएटली ज्वाइनिंग कन्वर्ट करना, ये आपका काम है। इसके लिए भी अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ जी अपलाइन वो भी कर ले, दोस्तों माफ कीजिएगा, फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडर्स की। अगर आप लीडर हैं तो आपको शुरू में जितने हेल्प की जरूरत थी वो आपको दे दी गई है, तो आगे का काम आपको करना पड़ेगा। और जब आप वैसा करने लगेंगे
ऑटोमेटिकली आप अपने अपलाइन का भी रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। आपका अपलाइन भी आपको उतना ही प्यार करता है, और क्यों ना करे, बिकॉज अल्टीमेटली जो उसकी टीम तैयार हो रही है उसके अपने डाउनलाइन से ही तो हो रही है ना। मैं इतने फक्र के साथ मैं योगेश को इंट्रोड्यूस करता हूं और बोलता हूं कि हाँ मेरी टीम का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि चलो मैंने एक हीरा ढूंढ लिया है, वो बस टाइटल लगना बाकी है, बस उस पर डेट पढ़ना बाकी है कि वो डेट कब आएगा जब उसके नीचे डायमंड लगेगा। बट आई एम डैम श्योर दैट ही इज अ डायमंड। उसको मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ तुम ये कर लो वो कर लो। ही नोज हिज रोल, ही नोज दैट व्हाट नीड टू बी डन। तो आपको भी बस वही करना है, आप अपने काम को अच्छे से करते रहिएगा, आपका अपलाइन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। और फिर ये सारी बातें कब हो सकती हैं? जब कोऑर्डिनेशन होगा। याद है ना, मैंने अभी बताया था कि आप एक कड़ी का काम कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट और अपने अपलाइन के बीच में। आपने प्रोस्पेक्ट से बात किया, उनका टाइम लिया कि वो कब कब अवेलेबल हैं। रादर इसको उल्टा कीजिए, पहले आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि कौन से टाइम में वो अवेलेबल हैं, फिर डाउनलाइन से बात कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए कौन से टाइम में वो अवेलेबल हैं, फिर दोनों के बीच का कॉमन टाइम निकालिए, और एक कॉमन टाइम निकाल करके फिर आप तीनों, यानी आपके अपलाइन, आप और आपके प्रोस्पेक्ट, आप मिलकर के मीटिंग कर लीजिए। तो आपका इसमें रोल बहुत बड़ा होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। तीसरी जो बात है, जो जिस तरीके की मीटिंग होती है जो हम कर सकते हैं, वो होता है होम और फिजिकल मीटिंग। वैसे आजकल इस लॉकडाउन के दौरान तो ये ना के बराबर है, और ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। अभी किसी के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिकली किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यकीन माने सच में ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ लोगों से बातें करता हूँ तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं कि सर फ़ोन पर कितनी बातें होंगी, मिल के बैठ के बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम मिल के बैठ के क्या कर लेंगे भाई? आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ये कहीं भी उससे कम नहीं है। मैं स्क्रीन के सामने बैठा हुआ रहता हूँ, सामने वाले का चेहरा देख रहा होता हूँ, सामने वाला मुझे देख रहा होता है, हम बातें कर रहे होते हैं जस्ट लाइक दैट कि जैसे वो कहीं बैठा हुआ है। मैं दूर किसी शहर में बैठा हुआ हूँ, योगेश मेरे से करीब 800 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, और हम लोग डेली फेस टू फेस बातें करते हैं। वो सामने स्क्रीन पे होते हैं, हम लोग जो पीपीटी बनाते हैं उसकी एडिटिंग हम इस तरीके से करते हैं। वो सामने स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, हमारा पीपीटी सामने पड़ा हुआ है, और हम बताते हैं हाँ जी यहाँ ये अपडेट करो, इसमें ये चेंज करो, यहाँ ये ऐड करो, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करो। कोई जरूरत ही नहीं है किसी के घर जाके बैठने की। और मजाक मजाक में तो हम लोग चाय भी शेयर कर लेते हैं, तो चलो मैं चाय पी रहा हूँ, पियो फिर तुम। उधर से वो भी कप दिखाता है, हाँ सर मैं भी। सो दिस इज अ फन। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस लॉकडाउन को और इस लिमिटेशन को अपनी अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से बदल लेते हैं। मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं घर के कंफर्ट से बाहर निकल, अभी एसी कमरे में बैठा हुआ हूँ, आराम से प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, बाहर में बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौसम बाहर का कैसा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट चलता रहे बस। चलिए, तो इसमें सबसे जरूरी जो चीज है, जब आप फिजिकल मीटिंग करते हैं, जब होम मीटिंग करते हैं, आज नहीं तो कल डेफिनेटली कोरोना का टाइम खत्म होगा और हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उस दौरान जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि चूज प्लेस वाइजली। जो भी जगह है उसका चुनाव बहुत अच्छे से करें। कहीं ऐसी जगह पर जाके मीटिंग ना करें जो कि मीटिंग के लिए उपयुक्त ना हो। एक प्रोफेशनल जगह होना चाहिए जहाँ पर कि सही तरीके से बैठ करके आप मछली बाजार में चले जाएं, और वहाँ जाकर के अगर आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो। तो अपने जगह का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। कोई प्रोफेशनल जगह हो, कोई ऑफिस हो, किसी का घर भी हो तो शांत जगह हो। आप जो 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 डेली आप जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, जो प्रेजेंटेशन होता है मंडे टू थर्सडे वाला, उसमें लास्ट में ये सारी बातें बताई जाती हैं। शोरगुल वाले जगह पे ना जाएं, सही जगह पर जाएं जहां पर अच्छे से प्रेजेंटेशन किया जा सके, ये वही सारी बातें। फर्स्ट फिक्स प्लेस परफेक्टली। पहले जगह का चुनाव कीजिए जो आप तीनों के लिए या फिर उन सब के लिए उपयुक्त हो, जहां पर कि सब कोई आराम से कंफर्टेबल सके और कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। अपने अपलाइन का हेल्प जरूर लीजिए, उनसे पूछिए कि सर कौन सी जगह सही रहेगी, कहाँ जाना चाहिए, और क्या आपके अपलाइन भी कंफर्टेबल हैं वहाँ जाने के लिए। सिर्फ आपके और आपके डाउनलाइन के कंफर्ट से काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका अपलाइन, मैं थोड़ा सा एक रफ वर्ड यूज करूंगा जो कहीं कहीं लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है, वो अपने अपलाइन को अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उनको अपने नौकर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों भूल के भी ये गलती मत कीजिएगा। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई कि आपका जो अपलाइन है वो आपके कारण से चल रहा है, उस दिन से आपका पतन तय है। ये मत भूलिएगा कि आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लेग के एक हिस्सा है। उसके पास ऐसे ऐसे कितने लेग चल रहे हैं, किसी एक के आने या जाने से किसी की टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस दिन कभी आपके मन में ये अहम आ जाए कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं और मेरे कारण से मेरा अपलाइन चल रहा है,
उस दिन से आपका पतन तय है। माफ कीजिएगा, मैं कुछ कड़वी बातें भी करता हूँ और करूंगा बीच में, लेकिन ये हकीकत है। तो अपने अपलाइन के रेस्पेक्ट को कभी मत भूलिएगा, उनको पूरा रेस्पेक्ट दीजिएगा, बिकॉज उनसे पूछ करके ही अगर आप काम करेंगे, बिकॉज उसने ज्यादा देखा है आपसे। हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो सकता है आपकी उम्र 60 साल हो, आपका जो अपलाइन हो वो 20 साल का हो, बट आपका अपलाइन है तो कहीं ना कहीं इस मामले में, इस कॉन्सेप्ट के मामले में, इस कंपनी के मामले में वो आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है, आपसे, क्योंकि आपसे थोड़ा पहले आया है। आपकी उम्र का रेस्पेक्ट हमेशा वो रखता होगा, लेकिन आपको भी उसका रेस्पेक्ट रखना है इन टर्म्स ऑफ अपलाइन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गो विथ फुल प्रिपरेशन। आपकी तैयारी पूरी तंदुरुस्त होनी चाहिए, पूरी धाकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो फिर मुश्किल है। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ जाएंगे, बीच में कोई वैसा सवाल आ जाएगा जिसमें आप अटक जाएंगे और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, फिर आपकी मेहनत वहीं बेकार चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर सामने वाले के मन में डाउट आ जाएगा, अरे यार ये तो इसको खुद ही नहीं पता है, ये मुझे क्या बताएगा। और सामने वाले बोले या ना बोले, बट कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन लें, उससे पहले अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें।